नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रत्याशा मिश्रा। एक बार फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और इस बार मैं लेकर के आई हूं हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल पेपर। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ ये यूपी पीसीएस मेंस के लिए ये विशेष तौर पर ये सीरीज चल रही है। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर स्टेट की तैयारी जिसमें कि आपने हिंदी लिटरेचर मुख्य विषय के तौर पर लिया हुआ है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर इग्नू के पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी बहुत सारी इस वक्त चल रही हैं जिसमें कि आपको ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की, क्योंकि चूंकि सिलेबस जो है इन सब का लगभग आगे पीछे एक तरीके से कुछ एक दो चीज़ें के बदलाव, कुछ टॉपिक्स के बदलाव के साथ साथ ये सिलेबस है सबका लगभग एक जैसा ही। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है ये सीरीज़। तो जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो हमारे वीडियोस जो हैं ये आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी कई सारी पेड ग्रुप्स चल रहे हैं जिसकी में कि आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी बेहतर तैयारी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप हमारे पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप में जुड़ने के लिए आप कि किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। और इसके सारे डिस्क्रिप्शन, इससे रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी जानकारी दी हुई है। चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पेपर का टॉपिक हमने पाली और प्राकृत लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है। अगर किसी का मिस हो गया है, किसी कारणवश कोई नहीं जान पाया है या नहीं देख पाया वीडियोस या चाहता है देखना, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर यानी प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट 1 जो है हमारा, उसमें हमने पाली और प्राकृत पढ़ लिया है। और आज हम पढ़ेंगे अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संक्षिप्त परिचय। अवहट्ट जो है ये यूपी पीसीएस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी में है, बीपीएससी में है और भी कई स्टेट्स एग्जाम्स में है ये अवहट्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको अवहट्ट को इंक्लूड कर दिया है जिससे उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और एक चीज़ और है, यूपीएससी वालों के लिए, यूपी पीसीएस वालों के लिए भी मैंने अवहट्ट यहाँ पे ऐड किया। वजह है कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की ये कड़ी है अवहट्ट, इसलिए इसको पुरानी हिंदी अवहट्ट, अपभ्रंश को और पुरानी हिंदी के बीच के संबंध को समझने के लिए आपका अवहट्ट का पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए चलिए शुरू करते हैं अब हम अपभ्रंश से। इसका जो टाइम पीरियड है ये 500 से 1000 ईस्वी का माना गया है। अपभ्रंश शब्द को अगर आप देखें तो ये अपभ्रंश में घय प्रत्यय मिला करके इस शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है पतन या अपभ्रष्ट या पतित, इस तरीके से आप इसका अर्थ निकल करके आता है। लेकिन अपभ्रंश साहित्य से अभिप्राय जो होता है वो है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा विशेष से। यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य का मतलब जो है वो प्राकृत भाषा से जो निकल करके भाषा बनी उससे इसका संबंध है। तो अपभ्रंश भाषा अवहंस, ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अभिरोक्ति, अभीरी इत्यादि विविध नामों से पुकारी जाती है। और अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य व्याड जो कि पतंजलि के पूर्ववर्ती थे, और पतंजलि ने 1500 ईस्वी में किया था। अपभ्रंश का सबसे प्राचीन उदाहरण जो मिलता है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में प्राप्त होता है। अपभ्रंश के 2 से लेकर 27 तक भेद किए गए हैं, लेकिन सामान्य रूप से प्राचीन 5 प्राकृत जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इसे 5 प्राकृतों से 5 अपभ्रंशों का विकास माना जाता है। कपिल देव द्विवेदी इन्होंने कहा कि प्राचीन प्राकृत जो है और वर्तमान भारतीय भाषाओं को मिलाने वाली कड़ी जो है वो है हमारी अपभ्रंश भाषा। मतलब कि जो प्राचीन प्राकृत जो हमने पहले प्राकृत पढ़ा, अपभ्रंश से पहले जो प्राकृत थी वो, और जो वर्तमान भाषाएं जो हिंदी, जहाँ से हिंदी बननी शुरू हो गई थी वो, जिसमें कि अब भाषाएं हिंदी में कन्वर्ट हो रही थी, वो उसके बीच की जो कड़ी है वो है हमारी अपभ्रंश, ऐसा कपिल देव द्विवेदी कहते हैं। दूसरा, हरदेव बाहरी जो है उन्होंने अपभ्रंश को पश्चिमी प्राकृत माना है। विकास की दृष्टि से अगर आप देखें तो 11वीं शताब्दी के लगभग जन भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा ने अपभ्रंश का साथ छोड़ दिया। मतलब कि 11वीं शताब्दी के लगभग में अपभ्रंश जो है वो बोलचाल की भाषा अब नहीं रह गई थी, क्योंकि उसमें साहित्य लिखा जाने लगा था। और 12वीं शती के अंत तक अपभ्रंश ने एक पूर्ण विकसित समृद्ध साहित्यिक भाषा का रूप अपना लिया था। मतलब कि जो 12वीं शताब्दी है वहाँ से जो अपभ्रंश है वो एक पूरी तरीके से समृद्ध साहित्यिक भाषा के रूप में देखी जाने लगी थी।
अपभ्रंश के भेदों के संबंध में प्राचीन आचार्यों तथा अर्वाचीन विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ये जाहिर सी बात है, हमेशा रहता है सब में मतभेद। हर काल में हमने पढ़ा है मतभेद, भाषा के हर विकास के हर क्रम में हमने देखा है कि मतभेद रहा है, कभी नाम को लेकर के रहा है, कभी स्थान को लेकर के रहा है, लेकिन रहा है और वो होना भी चाहिए, तभी हम किसी नए निष्कर्ष और की ओर बढ़ते हैं। भेद का आधार देशगत है, ठीक है। ये हमने प्राचीन पाली और प्राकृत में भी पढ़ा कि देशगत आधार पर भेद किए गए हैं और इसी का मतभेद विद्वानों में रहा है कि सबसे पहले कि क्षेत्र को ही का ही निर्धारण या समय का निर्धारण या नामकरण की समस्या, ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। जब हम अपने साहित्य को एक रूप दे रहे होते हैं तो हमें इन सभी बातों का चूंकि ध्यान रखना होता है और हम किसी एक की बात को मान के नहीं चल सकते, उसी को सत्य नहीं मान सकते, तो उसमें तर्क वितर्क कुछ ना कुछ होते रहते हैं, सभी अपने अपने पक्ष रखते हैं, जो भी हमारे विद्वत जन हैं वो। तो उन लोगों ने मिल करके इसका जो भेद किया वो देशगत आधार को या देश भेद के आधार को इन्होंने इसके भेद बनाए। तो जो प्राचीन आचार्य थे हमारे, ठीक है, उन्होंने देश भेद के आधार पर अपभ्रंश के अनेक भेद बताए। रुद्रट क्या कहते हैं, उन्होंने रुद्रट के जो की जो कृति है काव्यालंकार, उसके टीकाकार थे नेमिसाधु ने अपभ्रंश के उपनागर, आभीर और ग्राम्य 3 भेद माने हैं। प्राकृत सर्वस्व के रचयिता मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़, ठीक है। नेमिसाधु ने उपनागर, आभीर और ग्राम्य, और मार्कंडेय ने नागर, उपनागर और ब्राचड़, ये 3 माने हैं। तो ये कुछ मैंने 2 रेफरेंस ले लिए प्राचीन आचार्यों के। कुछ आधुनिक विद्वानों के देख लेते हैं। इन्होंने क्षेत्रीय आधार पर अपभ्रंश के भेद किए, उन्होंने देशगत आधार पर, क्षेत्रीय आधार, दोनों आधार एक ही है, ठीक है। क्षेत्रीय आधार पर अपभ्रंश के भेद किए। धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं, उन्होंने अपभ्रंश के शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची 5 प्रकार बताए हैं, ठीक। तो ये जो 5 प्रकार हैं, इनको पढ़ करके आपको ध्यान आ रही होगी हमारी प्राकृत में भी हमने ये 5 प्रकार पढ़े हैं और उन्हीं से निकल करके जो 5 प्राकृत थे, उन्हीं से ये 5 हमारे अपभ्रंश बने। डॉक्टर रामवर सिंह ने अपभ्रंश के केवल 2 भाग बताए हैं। ये भी क्षेत्रीय भेद के आधार पर ही इन्होंने 2 भाग किया, पूर्वी और पश्चिमी। शायद इन्होंने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किया होगा इसे। तो और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा में अपभ्रंश के 6 भेदों का उल्लेख किया है, शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, केकय और ब्राचड़। आप देखेंगे कि कम से कम शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, ये तो कॉमन है, ठीक है। बस धीरेन्द्र वर्मा ने हम पैशाची को ले लिया है और इन्होंने केकय और ब्राचड़ को इसमें सम्मिलित किया है, ठीक है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बहन कहा गया है। अच्छा, राजस्थानी जो है ये डिंगल पिंगल भाषा की जननी है। तो डिंगल पिंगल जो भाषा थी ये हमारे नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य की देन है और ये जो साहित्य ये हमारा प्राकृत या जैनियों का जो साहित्य रहा, ये प्राकृत से ही निकल करके आने लगा है। प्राकृत में ही हम देखना शुरू कर दिए हैं, या बौद्धों का जो साहित्य रहा है वहीं से हमें ये भाषाएं मिलनी शुरू हो गई हैं, डिंगल पिंगल। तो वहीं से इसका बीज पड़ गया था डिंगल पिंगल भाषा का, जो कि राजस्थानी की मूल भाषा है डिंगल और पिंगल भाषा, और उसी से अपभ्रंश बना है। तो अपभ्रंश की इसीलिए इसको जेठी बहन यानी बड़ी बहन कहा जाता है, ठीक है। साहित्यिक संबंध की वजह से ही इसको जेठी बहन या बड़ी बहन कहा जाता है। चलिए, अपभ्रंश की कुछ ध्वनिगत विशेषताएं हैं हमारी। तो प्राकृत भाषा की सभी ध्वनियाँ जो थी वो अपभ्रंश में उसी तरीके से निकल करके आकर के मिल गई, ठीक है। अपभ्रंश में अ, ई, उ, ए, अ, ह्रस्व स्वर, ठीक है, और आ, ई, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वर थे। इस प्रकार अपभ्रंश में 10 स्वर थे। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने 8 स्वर माना है, लेकिन हरदेव बाहरी जैसे भाषा वैज्ञानिक ये उक्त 10 स्वर का ही प्रतिपादन करते हैं। मतलब कि अपभ्रंश में वर्तमान में कुल 10 स्वर माने गए हैं। स्वरों का लोप, आगम इत्यादि की प्रवृत्ति प्राकृत की तुलना में अपभ्रंश में बढ़ गई थी, ठीक है। अपभ्रंश में री ध्वनि सिर्फ लेखन में थी, उच्चारण में नहीं थी। इसके पहले पूर्ववर्ती भाषाओं को अगर आप देखें इसकी, तो प्राकृत में या पाली में आपकी जो री ध्वनि थी ये वैदिक संस्कृत में ही रह गई थी, वहीं पे ये समाप्त हो गई थी, ये लोप हो गया था इसका, ठीक है। लेकिन अपभ्रंश में ये लेखन में मौजूद थी, उच्चारण में मौजूद, बोलचाल में मौजूद नहीं थी। उकार बहुला भाषा है ये,
ये आप जानते ही हैं, ये कामु एकु इस तरीके के शब्द बहुत ज़्यादा बहुलता से प्राप्त होते हैं इसके साहित्य में। छठा है व्यंजनों में ये जो चिन्ह है इसको पढ़ते हैं ळ, ठीक है। तो ये ळ ढ़, इसी के आगे आप जब ह जोड़ देते हैं तो ये होता है ल्ह, ढ़, न्ह, म्ह, ढ़ और लह, ठीक है। ये अपभ्रंश की मुख्य विशेषताएं हैं। अपभ्रंश में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। वर्तमान आप समय में देखें तब भी इसका उच्चारण मराठी में होता है, आपके हरियाणा में होता है इसका उच्चारण, ठीक है। तो ये आज भी मौजूद हैं, लेकिन ये आज लेखन में मौजूद नहीं है, ये वाचिक तौर पर मौजूद हैं। हिंदी में माने क्षेत्रीय भाषाओं में हो सकता है मौजूद हो, लेकिन हिंदी में ये लेखन में मौजूद नहीं है, साहित्य में मौजूद नहीं है, और ये उसमें मौजूद हैं, लेकिन बोलचाल की भाषा में हमारे मौजूद हैं। श जो है ये सिर्फ पूर्वी अपभ्रंश में मिलता है। शेष व्यंजन संस्कृत की भांति अपभ्रंश में मिलते हैं। बाकी जो व्यंजन है वो जैसे संस्कृत में थे उसी तरीके से अपभ्रंश में भी मिलते हैं। तो अपभ्रंश जो है में 30 व्यंजन कुल इस तरीके से पाए जाते हैं। तो हमारे 10 स्वर पाए जाते हैं और 30 व्यंजन पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने 8 स्वर भी माना है, ठीक है। तो आप अगर कभी ऑप्शन में इस तरीके का उत्तर लिखना हो तो आप ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। श और श मतलब तालव्य श और मूर्धन्य श के स्थान पर प्रायः दंत स का प्रयोग अपभ्रंश में मिलता है। अकारण अनुनासिकता की प्रवृत्ति, दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, अंतिम स्वरों के ह्रस्वीकरण अपभ्रंश में की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं। मतलब बिना किसी कारण के ही अनुनासिकता का प्रयोग, मतलब नाक का प्रयोग बोलते समय, या दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, अंतिम स्वरों का ह्रस्वीकरण मतलब कि अंतिम जो स्वर थे उनको हलंत प्रधान स्वर के तौर पर उसका उच्चारण करना, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसकी अन्य मुख्य विशेषताएं हमारी अपभ्रंश की हैं। ये ध्वनिगत विशेषताएं थी। अब हम आ जाते हैं व्याकरणिक विशेषताओं पर। नपुंसक लिंग और द्विवचन अपभ्रंश में लुप्त हो गए। नपुंसक लिंग हमारे मौजूद थे इसके पहले, लेकिन लिंग तीनों मौजूद थे, लेकिन जो ये है हमारी वचन जो है ये द्विवचन हमारा पाली के समय से ही, वचन जो है 2 ही हो गए थे, ये पाली के समय से ही हो गए थे। द्विवचन मतलब ये खत्म हो गया था, हम ये कह रहे हैं कि पाली के समय से द्विवचन खत्म हो गया था, वचन सिर्फ 2 ही रह गए थे, अब एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अकारांत पुल्लिंग प्रातिपादिक अपभ्रंश में मुख्य हो गए थे। पुरुषवाचक सर्वनामों में कमी आई थी। तिडंत के स्थान पर कृदंत रूपों का प्रचुर प्रयोग होने लगा था। विभक्ति का स्थान पर सर्गों ने ले लिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अपभ्रंश में वाक्य में पदों का स्थान सुनिश्चित हो गया था। विभक्ति का स्थान पर सर्गों ने ले लिया था, इसका मतलब ये हो गया कि अपभ्रंश जो है वो कुछ कुछ था, और अवहट्ट, जब हम आगे अवहट्ट पढ़ेंगे तो वो बहुत कुछ वियोगात्मक भाषा हो गई थी। वियोगात्मक क्यों हो गई थी? इसमें मतलब जो विकारी शब्द हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनका रूपांतर जो है संस्कृत की विभक्तियों से मुक्त होकर के परसर्गों और स्वतंत्र पदों, या आप ये कह सकते हैं कि शब्द खंडों की सहायता से होने लगा था। तो इससे भाषा के सरलीकरण की प्रक्रिया बहुत तेज हो गई थी, ठीक है। तो यही है हमारे परसर्ग जो विभक्तियों का स्थान परसर्गों ने ले लिया, इसका महत्व इसीलिए अधिक है परसर्गों का हमारे हिंदी साहित्य में या हिंदी व्याकरण में। अपभ्रंश में वाक्य में पदों का स्थान सुनिश्चित हो गया था। पदों का स्थान सुनिश्चित हो गया था मतलब कि हमारी जो वाक्य रचना थी उसका एक मानकीकरण तय हो गया था कि हमारी वाक्य रचना कैसे की जाएगी, ठीक है। धातु रूप एवं नाम रूपों में कमी के कारण अपभ्रंश भाषा में सरलता आई थी। तो धातु रूप और नाम रूप कम हो गए थे आते आते वहाँ तक, ठीक है। अपभ्रंश का स्वरूप संयोगात्मक से वियोगात्मक हुआ। तो यहाँ पे बात वही हुई कि अपभ्रंश जो है वो संयोगात्मक से वियोगात्मक हुआ। इसमें मतलब विकारी शब्द जो थे हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है, ये पूरी ये वही बात है, ठीक है। शब्द समूह संबंधी विशेषताएं देख लेते हैं हम इसके कुछ, चूँकि अब जो हमारा साहित्य है ये धीरे धीरे विकसित होने लगा, भाषा जो थी ये साहित्यिक होने लगी, परिमार्जित होने लगी, परिष्कृत होने लगी। तो इसमें कुछ शब्द समूह संबंधी विषय, चूँकि इसका ये बहुत मुख्य विशेषता है कि ये जो है ये बहुत उदार भाषा है, ये बहुत सारे भाषाओं को या क्षेत्र बोलियों की के शब्दों को अपने में समाहित कर लेती है, और उसको जो है वो खुद में मिला लेती है, जिससे कि उसका प्रयोग सरल हो जाता है हर क्षेत्र और देश काल के रहने वाले लोगों के लिए।
तो इसलिए यहाँ पे शब्द संबंधी कुछ विशेषताएं यहाँ पर जुड़ गई हैं, तो ये देखते हैं। तत्सम की अपेक्षा तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग होने लगा। तत्सम जो थी ये हमारी ज़्यादातर संस्कृत निष्ठ भाषा थी, ठीक है। जो शब्द थे उनकी जगह पे तद्भव शब्द, मतलब जो हमारे देश जो कि देशी भाषा थी ना ये, तो जो देश जो लोक में प्रचलित जो शब्द थे उनका प्रयोग इसमें अधिक होने लगा। देश शब्द प्राकृत पाली की तुलना में अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो प्राकृत और पाली में जो देश शब्द, प्राकृत और पाली तक फिर भी कुछ संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग हुआ करता था, लेकिन अपभ्रंश में आते आते संस्कृत निष्ठ शब्दों की तुलना में हमारे क्या हो गया, देश शब्द का प्रयोग बढ़ गया। परवर्ती अपभ्रंश में विदेश शब्दों यानी अरबी, फारसी, तुर्की इन सब का आगमन हुआ। जो परवर्ती अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश कहते हैं, या बाद का जो अपभ्रंश साहित्य जो लिखा जाने लगा, उसमें विदेश शब्दों यानी अरबी, फारसी और तुर्की इन सब शब्दों का भी प्रयोग होने लगा। ध्वन्यात्मक शब्द गढ़ने की प्रवृत्ति प्रमुखता से मिलती है। ध्वन्यात्मक शब्द गढ़ने की मतलब हमने अभी ऊपर ढ़ पढ़ा, म्ह पढ़ा, रह पढ़ा ना, ये सब जो हैं ये सब ध्वन्यात्मक शब्द है ना। ये सभी शब्द जो है इसमें इन सब का बहुत प्रमुखता से प्रयोग होने लगा था, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि कुछ और इसके बिंदु। यह अपभ्रंश को जो है वो हिंदी की जन्मदात्री कहा जाता है। अपभ्रंश एक और संस्कृत और प्राकृत, तो दूसरी ओर आधुनिक आर्य भाषाओं के विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। गोपाल, ये मैंने उन लोगों के लिए दिया है जिन लोगों को लिखना हो कहीं कुछ, तो ये आप यहीं से आप इस चीज़ को शुरू कर सकते हैं, अपना पैराग्राफ लिखना, जब भी आपको अपभ्रंश के विषय में कुछ लिखना हो। तो गोपाल राय की मान्यता है कि देखिए, अब अपभ्रंश को समझने में या अपभ्रंश को को अगर आपको याद नहीं हो रहा है, तो आप गोपाल राय का ये स्टेटमेंट अगर आप याद कर लेते हैं, तो आप इसको एलोबरेट करके जैसे ही आप ये स्टेटमेंट अपना लिखेंगे, आपको तत्काल सारी बातें रिकॉल हो जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें हमें अपभ्रंश के अंतर्गत लिखनी है या बतानी है या पढ़नी है, ठीक है। गोपाल राय की मान्यता है कि अपभ्रंश के शब्दगत और रूपगत विशेषताओं के विवरण से स्पष्ट है कि वह हिंदी के आरंभिक साहित्यिक रूप के बहुत निकट है, ठीक है। तो अगर आप अपभ्रंश के शब्दगत और रूपगत दोनों विशेषताओं का विवरण आप अगर पढ़ते हैं, तो ये साहित्यिक रूप से जो है ये बहुत निकट है हिंदी के, ठीक है। यह निकटता इतनी प्रगाढ़ है कि हम अपभ्रंश को हिंदी या पुरानी हिंदी कहें तो इसमें कोई अनौचित्य नहीं है, ठीक। अपभ्रंश की वियोगात्मक प्रवृत्ति परसर्गों के विकास, जटिल सर्वनामों का सरलीकरण, क्रिया की रचना में कृदंतीय रूपों का विकास, लिंग वचन विभक्ति में सरलीकरण इत्यादि की विशेषताओं के फलस्वरूप हिंदी के विकास में अपभ्रंश का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखिए, इसमें आपको इसके सारे गुण, सारी बातें आपको अपभ्रंश से संबंधित आपको इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है। तो अगर कभी आपको कहीं इंटरव्यू भी देना है और अगर आप इस स्टेटमेंट से ये बात अपनी शुरू करते हैं, तो आपको उन बातों को बताने में आपको कोई संकोच नहीं होगा। इन्हीं में से आपके प्रश्न बनते जाएंगे और इसी में से आप जवाब देते जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं हमारे अपभ्रंश में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपभ्रंश। अपभ्रंश को अगर आप देखें तो इसका मतलब क्या योगदान रहा है, अगर आप ये देखें कि अपभ्रंश पढ़ना क्यों आवश्यक है, तो आप चारण काव्य को देखते हैं, ठीक है, या कृष्ण भक्ति काव्य को प्रेरित करने में अपभ्रंश और अवहट्ट को मैं इसमें जोड़ कर इंक्लूड करें, क्योंकि अभी बाद में हमें अवहट्ट भी पढ़ना है। तो उसकी काव्य परंपरा जो हमारे यहाँ चली है हिंदी की, उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योग। कैसे दोहा चौपाई जैसे वार्णिक छंदों की परंपरा आप देख लीजिए, इनका आगाज यहीं से हुआ, जो हमारे मतलब मध्यकाल, रीतिकाल, आदिकाल से लेके ये पूरा मध्यकाल, रीतिकाल तक ये पूरा दोहा चौपाई का एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र हमें हमारे हिंदी साहित्य में मिलता है, ठीक है। इसके बाद से फिर नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का जो रूप था वो बहुत अधिक निखरा हुआ था, ठीक है, जिससे कि जो है हम इसका विकास धीरे धीरे हमारे जो आध्यात्मिक स्वरूप का जो विकास भक्तिकाल, रीतिकाल तक देखने को आपको मिलता है, ठीक है। पहले जैसे जो इन्होंने मानक, जो श्रृंगार के जो मानक इन्होंने तय कर दिए, उन मानक या उन अलंकार पद्धतियों, उन अलंकार परंपराओं का बहुत विकसित रूप हमें फिर धीरे धीरे हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। इसके बाद से आप बहुत छोटे में अगर आप समझें तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे पहले हम गाथा या गाहा कहने पर, इसके पहले जब हम प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही आप इस पीछे जैसे दोहा या दूहा कहेंगे तो अपभ्रंश या लोक प्रचलित जो काव्य भाषा थी उसका बोध होने लगा था,
है ना। तो इस तरीके से हमारी अपभ्रंश और अवहट अवहट अब हम पढ़ेंगे अवहट, इसका बहुत ज़्यादा हमारे हिंदी साहित्य में इसका महत्व बढ़ जाता है। एक सरसरी तौर पर ऐसे ही मौखिक रूप में हम अपभ्रंश की कुछ आरंभिक रचनाएं देख लेते हैं। आप नाट्यशास्त्र है, आरंभिक रचनाओं में इसके नाट्यशास्त्र है भरत मुनि, ठीक है। अच्छा, इसकी ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके 32वें अध्याय में अध्यंश का सबसे पहला अपभ्रंश का सबसे पहला नमूना प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा आप विक्रमोर्वशीयम कालिदास की, ठीक है, इस नाटक का जो चौथा अंक है उसमें अपभ्रंश का दूसरा नमूना मिलता है, ठीक। तीसरा है आपकी उद्योतन सूरि की कुवलयमाला कहा, उसके बाद से फिर सक्कय पाय, ठीक है। और सक्कय पाय जो है वो परिनिष्ठित अपभ्रंश यानी जो उत्तर अपभ्रंश या बाद का जो, और इस तरह ये पहली रचना है जिसमें अपभ्रंश गद्य का ध्यान दीजिएगा, अपभ्रंश गद्य का पहला नमूना आपको मिलता है सक्कय पाय में, ठीक है। और इसके बाद से आप अगर इनके प्रमुख कवियों को आपने पढ़ा होगा अपभ्रंश में, स्वयंभू सबसे पहले इनकी, ठीक है, पौम चरियु, ऋठिणेमि चरियु, पंचमी चरियु और स्वयंभू छंद, हरिवंश पुराण, इसके साथ साथ अपभ्रंश के वाल्मीकि कहे गए, ठीक है। और फिर पुष्पदंत आते हैं हमारे, जिनको कि वेद व्यास कहा गया अपभ्रंश का, ठीक है। इनकी जैन महापुराण, ठीक है, डयकुमार चरियु, जसहर चरियु, हरिवंश पुराण, ये सब हैं इनके रचनाएं आपकी पुष्पदंत की। इसके बाद से फिर धनपाल हमारे आते हैं 10वीं सदी, ठीक है। भविष्यत कहा आपने सुना है, अदड़ रहमान, संदेश रासक, खंड काव्य, श्रृंगारिक रचना बड़ी, ठीक है, जहाँ से यही नक्षिक का मार्मिक वर्णन हुआ यहाँ पर, ठीक है, विरह कथा। इसके बाद से फिर आती है आपकी जिनदत्त सूरी आते हैं, ठीक है, उपदेश रसायन रास इनकी, ठीक है। इसके बाद से फिर हमारे आते हैं जो इंद कवि आते हैं, परमात्म प्रकाश, योग सार, ठीक है। दोहा काव्य की परंपरा यहीं से शुरू होती है आपकी परमात्म प्रकाश और योग सार से, ठीक है। इसके बाद से फिर आपके राम सिंह हैं, पाहुड़ दोहा आपने देखी होगी, ठीक है। कनकामर मुनि हैं आपके, करकंड चरियु, फिर हैं आपके विनय चंद्र सूरी, नेमिनाथ चौपई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पहली बार 12 मासा का वर्णन इसमें मिलता है नेमिनाथ चौपई में। हरिभद्र सूरी, नेमिनाथ चरियु इन्होंने भी लिखी, ठीक है। फिर आप कौन सी थी ये, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ठीक है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ, व्याकरण प्राकृत का व्याकरण ग्रंथ है ये, जैनाचार्य थे ये हेमचंद, ठीक है। और इनके और भी आपने पढ़ी होगी, कुमारपाल चरित पढ़ी होगी, ठीक है, देशी नाम माला कोश, ठीक, ये सब था। और इनको कालिदास सर्वज्ञ भी कहा गया, कालिकाल सर्वज्ञ इनको कहा गया जैनाचार्य हेमचंद्र को, ठीक है। इसी तरीके से ये इस वजह से चूँकि जो हमारे साहित्य की काव्य या गद्य की जो लेखन की जो परंपरा थी उसका बीज यहाँ से पड़ा और यहीं से इसका प्रारंभ होता है, इस वजह से हमारा अपभ्रंश जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य में हो जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये अब हम आते हैं सीधे अवहट्ट पर, टाइम बहुत कम है क्योंकि देखिए हरदेव बाहरी जो हैं हमारे, इन्होंने अवहट्ट का काल जो है ये 900 से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक का समय निश्चित किया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं सदी तक होता रहा, ऐसा हरदेव बाहरी कहते हैं कि 900 से 1100 या उसके कुछ थोड़े बाद का समय अवहट्ट काल कहा जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग जो है अवहट्ट का ये 14वीं सदी तक होता रहा, हरदेव बाहरी ऐसा कहते हैं। दूसरा है अपभ्रंश काल की समाप्ति और आधुनिक आर्य भाषाओं के स्वरूप ग्रहण के काल की संक्रांतिकालीन भाषा अवहट्ट मानी गई है। मतलब कि अपभ्रंश काल जब समाप्त हो रहा था और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जो है अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, उनके बीच का जो उनके बीच की ये संक्रांतिकालीन भाषा अवहट्ट मानी जाती है। संक्रांतिकाल वो समय काल होता है जिस समय की दो संस्कार या दो संस्कृतियाँ, दो परंपराएं, दो विचार, ठीक है, या विभिन्न संस्कृतियाँ आप कह सकते हैं, विभिन्न विचार या विभिन्न साहित्य जो जहाँ पर एक में मिल रहे हों वो उसको कहते हैं संक्रांतिकालीन, ठीक है। जहाँ पर मिलन अभी शुरू हो रहा हो या मिल रहे हों उसको कहते हैं संक्रांतिकाल, ठीक है। तो उसको वो जो समय था, मतलब कि हमारी जहाँ पे अपभ्रंश खत्म हो रही थी और भारतीय आर्य भाषाएं जहाँ से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जहाँ से प्रारंभ हो रही थी, जहाँ से अपना स्वरूप ग्रहण कर रही थी, वो जो समय था संक्रांतिकाल का, उस समय की जो भाषा थी वो अवहट्ट मानी गई है। नामवर सिंह ने परवर्ती अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। परवर्ती अपभ्रंश या उत्तर अपभ्रंश जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है।
चौथा है आपका भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। अवहट्ट जो है अपभ्रंश से भिन्न भाषा थी अथवा अपभ्रंश का ही दूसरा नाम थी। इस संबंध में विद्वानों में बहुत विवाद चलता है। विद्यापति की जो आपकी कीर्तिलता है, इसमें स्पष्ट रूप से अवहट्ट का प्रयोग विद्यापति की कीर्तिलता में स्पष्ट रूप से अवहट्ट का प्रयोग मिलता है। कैसे? उन्होंने खुद कीर्तिलता में लिखा है कि देशिल बैना सबजन मिठा तो तय तय तो तय सन जंपजो अवहट्टा। मतलब कि जो देसी भाषा जो थी, इन्होंने इसको अवहट्ट और अवहट्ट को एक मानकर जन सामान्य में प्रचलित साहित्यिक भाषा के रूप में अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इन्होंने देसी भाषा और अवहट्ट में कोई अंतर नहीं किया। ये कहा है कि जैसे देशी भाषा हमारी जो साहित्यिक रूप है वही अवहट्ट है। ठीक है, अगला है हमारा गोपाल राय ने हिंदी भाषा का विकास में लिखा है कि 11वीं सदी के आरंभ में अब्दुल रहमान ने अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द का प्रयोग पहली बार किया। इस प्रकार अब्दुल रहमान अवहट्ट शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम कवि हैं। उन्होंने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा। बाद में 14वीं सदी के आरंभ में ज्योतिश्वर ठाकुर और उसी शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यापति ने अवहट्ट शब्द का प्रयोग किया है। तो इस तरह अवहट्ट का सबसे पहला प्रयोग अगर किसी ने किया है तो वो थे हमारे अब्दुल रहमान, और 14वीं सदी के प्रारंभ में ज्योतिश्वर ठाकुर, और उसके बाद से फिर उसी 14वीं सदी के अंत में ही अवहट्ट शब्द का प्रयोग करने वाले हमारे थे विद्यापति जी। तो ये हो गया हमारा अवहट्ट का एक थोड़ा सा पॉइंट वाइज परिचय। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं अवहट्ट की हमारी। तो इसमें जो है ये ए औ दो नई स्वर ध्वनियाँ अवहट्ट में विकसित हुई। ठीक है, और दूसरा है ड ढ, ये नई ध्वनियाँ इसमें आकर के जुड़ गई। तीसरा है री श श न म्ह लह रह की स्थिति अपभ्रंश के समान इसमें बनी रही। ठीक, चौथा है आपका श माने मूर्धन्य श पूरब में और तालव्य श, पूरब में तालव्य श और पश्चिम में ख बोला जाता था। ठीक है, ये जो है आपका जो मूर्धन्य श है इसको पूरब में तालव्य श बोला जाता था और पश्चिम में ख इसका उच्चारण होता था। पांचवा है आपका स्वरगुच्छों में संकोच हुआ, जैसे सुन्नार पहले जो था वो सुन्नार था, जिसको सुनार या स्वर्णकार हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आर था ये आर समाप्त होकर के ये क्या हो गया, सीधे सीधे सुन्नार हो गया। ठीक है, इसी तरीके से स्त्रीलिंग शब्दों में अंत जो था वो आ का लोप हो गया, जैसे लज्जा का जो है ये लाज हो गया। ये आ जो था ये आ से हट करके ये यानी ह्रस्व का प्रयोग, ह्रस्व अंत इसका जो है ये प्रयोग होने लगा। स्वरांत जो था ये ह्रस्व प्रयोग होने लग गया था हमारा। ठीक है, अनुनासिक स्वर निरनुनासिक और कहीं कहीं निरनुनासिक जो थे वो अनुनासिक में उनका प्रयोग होने लग गया। पूरब में ड ड़ का जो प्रयोग था वो ल के उच्चारण के तौर पर होने लग गया। ठीक है, संज्ञा का रूप जो था वो सरल होता चला गया। 10वां है आपका एह ओह जेह केह नए सर्वनाम विकसित हुए इसमें। ठीक है, 11वां है ये सत्थि साथ संग संयो लागी लगी यानी से लिए के अर्थ में इसका प्रयोग हो रहा था। तह ब्रज भाषा का शब्द था जिसका कि तय का प्रयोग होने लगा था, और ये जो था ये से या संबंध कारक के तौर पर प्रयोग हो रहा था। इस तरह से अवहट्ट में कुछ नए परसर्ग जुड़ गए। ठीक है, 12वां है हमारा परंपरागत तद्भव शब्दों का बाहुल्य पाया जाता है। जो तद्भव शब्द थे हमारे परंपरागत, ठीक है, जो कि हमारे अपभ्रंश से आए, ठीक है, उनका इसमें बहुत ज़्यादा बाहुल्य पाया जाता है। तत्सम और विदेशी यानी अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग जो था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और इस तरीके से ये हो गया हमारा अवहट्ट। हमने अपभ्रंश पढ़ लिया और ये कुछ हमारी अवहट्ट की विशेषताएं थी जो कि हमने अवहट्ट की विशेषताएं पढ़ ली। अब अगर इनकी भी कुछ रचनाएं हम देख लें कि क्या क्या है, तो इसमें आपने संदेश रासक है, ये अवहट्ट की ही रचना है। अब्दुल रहमान की श्रृंगार प्रधान काव्य है, ये दूत काव्य भी इसको कहते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की व्याकरण ग्रंथ। वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का शब्दकोश है, ये गद्य रचना है। ये कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की है। ठीक है, कीर्तिलता जो है वो चरित काव्य है, ऐतिहासिक काव्य। कीर्ति पताका जो है वो कीर्ति सिंह का शौर्य वर्णन है इसमें। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर की श्रीमद् भागवत की ये टीका है। राउल वेल रोड कवि या रोडा
के नाम से जाना जाता है। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। ये प्राकृत पैंगलम विद्याधर की है। छंद ग्रंथ इसको कहा जाता है। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कोसल की भाषा को अपभ्रष्ट कहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट इसमें आप जोड़ लीजिएगा जो कि मुझसे छूट गया है, ये ऊपर यहाँ पर। ठीक है, ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण में जो दामोदर पंडित थे उन्होंने कोसल की जो भाषा थी उसको अपभ्रष्ट भाषा कहा है। तो अपभ्रष्ट भाषा जो है ये अपभ्रंश को ही अपभ्रष्ट भाषा कहा जाता था। अपभ्रंश का ही एक नाम दिया गया था अपभ्रष्ट भाषा विद्वानों के द्वारा। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई आपकी। अवहट्ट हो गया, अपभ्रंश हो गया, अवहट्ट हो गया। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं अपनी पुरानी हिंदी पर भी। ठीक, पुरानी हिंदी जो है इसका तात्पर्य अपभ्रंश से विकसित अवहट्ट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए मानक साहित्यिक रूप के बीच की भाषा एवं साहित्य से है। अब बताइए, जो चीज़ अभी इसके पहले अवहट्ट के लिए कही जा रही थी कि अपभ्रंश और भारतीय आर्य भाषाओं के स्वरूप ग्रहण के बीच की भाषा है अवहट्ट, वही चीज़ ये यहाँ पर पुरानी हिंदी के लिए भी कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि पुरानी हिंदी जो है अपभ्रंश से विकसित अवहट्ट, माने अपभ्रंश के बाद से जो अवहट्ट आई उसके बाद से जो भारतीय आर्य भाषाएं, मतलब कि अवहट्ट जो थी वो अपभ्रंश और भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की साहित्यिक भाषा के तौर पर अवहट्ट को जहां जाना जा रहा था, वहीं अब अवहट्ट और पुनः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में की जो भाषा थी उसको पुरानी हिंदी का नाम दिया जा रहा था। ठीक है, वजह क्या थी? वजह यही थी कि हिंदी का मानकीकरण अभी भी उतना नहीं हो पाया था जितना कि इसे होना चाहिए था। मतलब कि ये बोलचाल की भाषा फिर भी अब हिंदी जो है अधिक थी, अभी भी अधिक थी, और इसकी जो लेखन परंपरा थी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अभी भी बनी हुई थी। दूसरा है हमारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 7वीं से 11वीं सदी तक की भाषा को अपभ्रंश और उसके बाद की भाषा को पुरानी हिंदी कहा। ठीक है, तो इन्होंने तो पूरा समय मानक ही एक दे दिया कि 7वीं से 11वीं सदी तक का जो समय है ये की जो भाषा है ये अपभ्रंश थी। ठीक है, और 11वीं सदी के बाद की जो भाषा है अपभ्रंश की जो के बाद के अपभ्रंश को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा। तो ये जो 11वीं सदी के बाद का जो अपभ्रंश था वो 14वीं सदी तक आपका क्या था? अवहट्ट था, लिखा जा रहा था। आपका 11वीं सदी के अंत में लिखा गया, फिर आपका 14वीं सदी में लिखा गया। तो ये जो है आपका अवहट्ट को ही एक तरीके से देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम दे दिया था। तीसरा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही पहली बार घोषित किया कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। तो इन्होंने अवहट्ट की परिकल्पना उतनी वैसे नहीं की थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, लेकिन इन्होंने जो अपभ्रंश को, जिस अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी कहा वो अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश था जिसमें कि साहित्य लिखा जा रहा था। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चौथा है आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हेमचंद्र द्वारा उद्धत दोहों की भाषा को शौरसेनी पर आधारित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी माना है और उसका रचनाकाल 972 से 1142 ईस्वी निर्धारित किया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो हेमचंद्र द्वारा उद्धृत दोहों की भाषा को शौरसेनी पर आधारित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी मानते हैं। क्रम से बढ़ते जाइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ही पुरानी हिंदी के जन्मदाता कहे जाते हैं। पुरानी हिंदी शब्द जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ही दिया है, इसलिए उनके कॉन्सेप्ट, उनकी पुरानी हिंदी कहने का जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये समझेंगे तभी आप पुरानी हिंदी समझ पाएंगे कि किस भाषा को एक्चुअल पुरानी हिंदी कहा जा रहा था। ठीक है, तो हेमचंद्र ने जिन दोहों की जो भाषा थी और जो शौरसेनी पर आधारित थी, शौरसेनी अपभ्रंश पर आधारित थी, वो उसी को उन्होंने पुरानी हिंदी कहा है। यानी कि जो शौरसेनी अपभ्रंश था उसको ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा। और शौरसेनी अपभ्रंश कौन सा अपभ्रंश था? ये वो अपभ्रंश था जो बाद में लिखा जा रहा था। अपभ्रंश की शुरुआती महाराष्ट्री वगैरह में नहीं लिखा जा रहा था। अपभ्रंश जो है, जो शौरसेनी अपभ्रंश बाद के समय में लिखा जा रहा था, जबकि उसका एक साहित्यिक रूप गढ़ा जा रहा था अपभ्रंश का, उसको उन्होंने पुरानी हिंदी माना है, जिसका कि रचनाकाल 972 से 1142 ईस्वी निर्धारित किया उन्होंने। ठीक है, गुलेरी जी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि यानी 10वीं सदी का अंतिम चरण मानते हैं। गोपाल राय के अनुसार प्रारंभिक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ चंदायन 1379 ईस्वी है। बकौल गोपाल राय, गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी की जो विशेषताएं निर्धारित की हैं वे सिद्ध कवियों की रचनाओं में पूर्ण रूप से मिलती हैं। स्वयंभू
देवसेन, नयनंदी, पद्मकीर्ति और पुष्पदंत की रचनाओं में भी पुरानी हिंदी कुछ कम मात्रा में मिलती है। जैन ये यहाँ पर इसलिए लिख दिया है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है गोपाल राय का, तो अगर आपको मिल जाए तो आप पढ़िएगा इसको पूरा। इसमें सिर्फ मैंने वो बातें विशेषताओं के तौर पर ले ली हैं जो कि इसमें कही जानी चाहिए। जैन कवियों की भाषा भी पुरानी हिंदी ही ठहरती है। 10वीं सदी के बाद के जैनेतर कवियों की भाषा को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी ही कहा है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी वैसे तो, कि चूँकि आपने पढ़ा हुआ है, अध्ययन किया हुआ है इसका एमए तक, तो ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि वो किस समय या किस पीरियड या किन तरीके की रचनाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। पुरानी हिंदी, गुलेरी जी की पुरानी हिंदी की अवधारणा को राहुल सांकृत्यायन ने और भी साफ और तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत करते हुए हिंदी काव्यधारा 1945 में इनकी कृति है में अपभ्रंश को हिंदी कहा है। गुलेरी जी ने परवर्ती अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी तथा राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी कहा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जिस अपभ्रंश के लिए, जिस शौरसेनी अपभ्रंश को गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी कहा, उसी को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी कहा। ठीक है। और इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, उन्होंने हिंदी कह दिया और उन्होंने पुरानी हिंदी नाम दे दिया उसका। पुरानी हिंदी के साथ साथ प्रारंभिक हिंदी का उल्लेख भी कहीं कहीं मिलता है। इसी पुरानी हिंदी को कहीं कहीं प्रारंभिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। 1450 ईस्वी से पूर्व रचित अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली, पिंगल इत्यादि रचनाएं प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत परिगणित की जाती हैं। रोड कवि, शेख फरीद, अमीर खुसरो, दामोदर पंडित, नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, ख्वाजा बंदा नवाज, गेसुदराज, ये दक्षिणी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी की श्रेष्ठ उदाहरण है। मैथिली में विद्यापति की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी का उत्तम नमूना प्रस्तुत करती हैं। तो ये हो गई आपकी प्रारंभिक हिंदी थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ खास आपकी विशेषताएं आपकी प्रारंभिक हिंदी में नहीं मिलेंगी। वजह कि इस समय तक, यहाँ तक प्रारंभिक हिंदी या पुरानी हिंदी तक आते आते एक स्थिरता आ गई थी भाषा में, और ये स्थिरता जो है फिर धीरे धीरे हमारी बनी रही महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय तक। ठीक है। इसी में आपका अवधि का विकास हुआ काव्य भाषा के रूप में, फिर ब्रज भाषा का विकास हुआ, जो कि हम अगले खंड में पढ़ेंगे कि किस तरीके से अवधि का विकास होता है। फिर जो है इसमें फिर ब्रज भाषा का विकास हुआ, फिर खड़ी बोली के तौर पे किस तरीके से विकास हुआ, लिपियों का विकास किस तरीके से हुआ, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो अगर आपको ये पूरा सेशन आपको ये अगर आपको वैल्यूएबल लगता है और आपको अपने काम का लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक प्रोत्साहित कीजिए। प्रोत्साहित करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसे लाइक कर देना है। आपके जो डाउट्स हों आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी तरीके की कंप्लेन हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपका स्वागत किया जाएगा आपकी हर बात का। तो ये चीज़ें हैं। और अगर आप कुछ और चाहते हैं इसमें, हाँ एक चीज़ और मैं बोल दूं कि अगर बाय द वे कोई टॉपिक आपको लगता है कि जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, कि इससे रिलेवेंट है, और इसमें इस वीडियो में नहीं आया हुआ है वो, चूँकि ये पीसीएस के सिलेबस को ध्यान में रख करके ये सीरीज़ चलाई जा रही है, तो आप उससे बेझिझक, जैसे बच्चों ने अवहट्ट के लिए मुझसे कहा, तो मैंने इसमें अवहट्ट इंक्लूड कर दिया। उसी तरह अगर आप इस सेशन के दौरान अगर आपको लगता है कि इस पूरे पार्ट में कोई चीज़ है जो छूट रही है, आपको नहीं समझ में आई है या नहीं बताया गया है, तो उसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं उसको एक अलग उसका वीडियो बना करके, मैं उन 2-4 टॉपिक्स जो कलेक्ट हो जाएंगे मेरे पास, उन सब का मैं एक अलग वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करूँगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अपना फ़ायदा उठा सकें, अपनी तैयारी कर सकें। और हमारे पेड ग्रुप भी आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अपनी ज़्यादा बेहतर तैयारी के लिए। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।